नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 3 खिलाड़ी टारगेट 1। आपके साथ मैं हूं शबाब। लोकसभा चुनाव के नतीजों को अपने पाले में करने के लिए राजनीति के 3 खिलाड़ियों ने अपना पासा फेंक दिया है। कोई इंटरव्यू ले रहा है तो किसी ने सरकार की जगह ही बदल दी है, तो कई प्री पोल करा रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि राजनीति के इस खेल में बाजी किस ओर जाती है। और आज हम अपनी खास पेशकश में बात करेंगे 3 खिलाड़ी टारगेट 1 की। चलिए इसी बड़ी बहस पर चर्चा करेंगे कि बदलाव की राजनीति का वक्त आ गया है। क्या वाकई में 15 महीनों पहले आई एक पार्टी ने एक बड़ा आईना राजनीतिक पार्टियों को दिखाया है? इन तमाम मुद्दों पर बहस करेंगे। हमारे साथ अर्चना शर्मा जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है, नेता हैं। पंकज जोशी जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। और मुकुल राज हैं, आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनके नेता हैं। तो इस मुद्दे की शुरुआत करें, आम आदमी पार्टी से ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि सबसे युवा हैं, सबसे नए हैं, सबसे पहले मौका इन्हीं को देते हैं। मुल्कराज जी, सीधे तौर पर जो प्रक्रिया आप लोग अपना रहे हैं इंटरव्यू की, वैसे कांग्रेस ऐसे इंटरव्यू कर चुकी है, विधानसभा चुनाव में उन्होंने करके दिखा दिया है। क्या लगता है आप कितना असर छोड़ पाएंगे? क्योंकि कांग्रेस से तो कुछ नतीजा नहीं निकला था वहां पर। कांग्रेस ने केवल दिखावे के लिए प्रक्रिया अपनाई थी, बट हम दिल्ली में भी इम्प्लीमेंट किया और राजस्थान में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। आपके चैनल पे मैं पिछली बार आया था तो मतलब स्टूडियो में थे, स्टूडियो से बाहर आपके किसी स्टाफ ने बोला था कि आपको 25 लोकसभा के लिए चुनाव, आपने तैयारी तो कर ली, 25 ऐलान कर दिया कि 25 लोकसभा सीटों पे आप लड़ाई करेंगे। क्या आपको उम्मीदवार मिल पाएंगे 25 के 25? आज हमने साबित कर दिया 25 तो क्या, हमारे पास 300 एप्लीकेशन आए हुए हैं और 200 आने वाले हैं। तो और ऐसी बात नहीं है कि हमें इंटरव्यू से उम्मीदवार मिलेंगे नहीं, बहुत अच्छे उम्मीदवार आ रहे हैं। गोल्ड मेडलिस्ट आ रहे हैं, पूर्व आईएएस आ रहे हैं, अच्छे खासे डॉक्टर आ रहे हैं, अच्छे खासे साइंटिस्ट आ रहे हैं और इंजीनियर, मतलब जितने प्रोफेशनल, और एक आम आदमी भी आ रहा है जो कभी सोच नहीं सकता था कि मैं एमपी के चुनाव के लिए मैं एप्लीकेशन डाल सकूं। ये उसके सपने में भी नहीं है, वो उसका आज सपना साकार हो रहा है। मतलब उसकी इच्छा हुई कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ देश के लिए। अर्चना जी, आपने सपनों को उड़ान नहीं दी, आम आदमी पार्टी उन सपनों को उड़ान दे रही है। मुस्कुरा रही हैं आप, कुछ खास वजह? नहीं, इन्होंने अपनी बात कहने की जगह सिर्फ हम पर कटाक्ष से शुरू किया, इसलिए मुझे हंसी आई जी। इतनी पुरानी पार्टी जो अपने कार्यकर्ताओं और उनकी मंशा के अनुरूप कैंडिडेचर को डिक्लेयर करती है, उस पर इन्होंने तुरंत प्रश्न चिन्ह लगाया। लेकिन वास्तविकता ये है कि इन्होंने एक चुनाव लड़ा, वो भी एक कह सकते हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लेवल का, एक गौरवान्वित मेयर जहां होते हैं, जिसे सीएम की पदवी से नवाजा जा रहा है, उस क्षेत्र में चुनाव लड़ा। साधुवाद हम इनको देते हैं कि 1.5 साल में इन्होंने एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट के माध्यम से राजनीतिक पार्टी बनाई और उसको सफलता भी मिली वहां पर। लेकिन उस सफलता पर से जल्द ही लोगों की जो पर्दा डला था वो उठ गया लोगों के सामने। आपने ये जो बात कह रहे हैं कि साहब हम इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ आम आदमी के पार्टी के माध्यम से खास लोग आम से और ज्यादा खास बनने के प्रयास में और जुगत में लगे हुए हैं। आप देखिए कि कौन लोग ज्वाइन करें। इन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई मीडिया से भी आया है। तो ऐसे लोग नहीं, आपने नहीं बोला, लेकिन आ रहे हैं उसमें। मतलब आम आदमी की श्रेणी में तो आते हैं ना अर्चना जी। आप कोई राजनेता तो टूट कर नहीं आ रहा है ना इंटरव्यू देने जी? कोई राजनेता टूटकर तो नहीं आ रहा इंटरव्यू देने में, आम आदमियों की श्रेणी में है। डॉक्टर बड़े नेता का बेटा तो नहीं आ रहा है ना, उसके परिवार वाले तो नहीं आ रहे ना। देखिए शबाब जी, ये आम आदमी को टिकट दे देंगे इसमें संशय है, क्योंकि जो दिल्ली में एमएलए बने हैं उनमें से भी कुछ लोगों को तो लोग जानते ही नहीं, और इन्हीं के स्वयं के लोग जो एमएलए बन गए दिल्ली में, वो स्वयं विरोध प्रकट करें कि भाई ये दिखावा कर रहे हैं। इन्होंने पहले से सुनिश्चित कर रखा है कि किसको टिकट देना और किसको नहीं देना है। जो होता है वो तो अर्चना जी ये तो आप भी जानती हैं, आपकी भी पार्टी से कोई छिटक कर जाएगा तो बुराई करेगा। पंकज जी आपके पास आऊंगा। दोनों पार्टियां इंटरव्यू ले रही हैं। विधानसभा में भी कांग्रेस ने दिखाया कि इंटरव्यू लेंगे, कई हजार लोगों ने अप्लाई किया, नतीजा नहीं निकला। आम आदमी पार्टी उसी कड़ी पर चल रही है। क्या देखते हैं दोनों के इस इंटरव्यू के प्रोसीजर को और प्रोसेस को, कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, राजनीति में कोई ये इंटरव्यू होना ये कोई चीज नहीं है कि कोई आप ये सोचें कि गोल्ड मेडलिस्ट से तो बहुत अच्छा देश को चला पाएगा जी। और यदि कोई बहुत क्वालिफाइड आदमी है, आईएएस है, तो देश को अच्छा चला पाएंगे। क्योंकि देश में यदि आप देखेंगे तो जो आईएएस हैं वो अपनी 30-30, 35-35 साल की सर्विसेज अभी तक करते हुए आ रहे हैं जी। उन्होंने कितना काम किया ये आप भी देख रहे हैं और पूरा देश जो है, आम जनता भी देख रही है जी। लेकिन आज जो है आप देखिए कि ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए जो लोग मंत्री हैं उनकी कार्यशैली और जो एक
कहीं से जो है स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे चाय बेचा करते थे कभी, और उसके बाद में जो है राजनीतिक गुण लेते हुए देश की जो देश का जो को शिखर तक पहुंचाने की जो लालसा लेकर के नरेंद्र मोदी जी जो आ रहे हैं, उनकी सोच में आपको कहीं ना कहीं अंतर नजर आता होगा। आज युवा जो है, आज आप देखिए कि युवा ये नहीं पूछा कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई। मुझे आज तक युवा की परिभाषा नहीं समझ में आई। नरेंद्र मोदी जी अपने आप को अगर युवा कहते हैं तो मुझे बड़ी हास्यास्पद परिस्थिति लगती है कि मतलब ये युवाओं के बीच में क्या है जो नहीं, मैं उनको युवा नहीं कह रहा, मैं उनको युवा नहीं कह रहा। जो युवा बेसिकली देश का जो, देखिए अभी जो वोट पड़ा है 3-4 स्टेटों में, उसमें मैक्सिमम युवाओं ने डाला है वोट, उसके कारण से परिवर्तन हुए हैं। और वो युवा जो है किस हाथ में जो है देश को लेना चाहता है, वो उन्होंने ट्वीट किया है और लोग जुड़े हैं, उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन युवाओं को आम आदमी पार्टी ने भी तो प्रभावित किया है। एक इन्फोसिस का पूर्व सीईओ लाखों रुपए की सैलरी छोड़कर अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो खुद बनने आ रहे हैं जी। देखिए वो खुद बनने आ रहे, बनाने नहीं आ रहे, वो खुद बनने आ रहे, बनाने नहीं आ रहे। वो जो लोग हैं उन लोगों ने कहा कि हम आपको बैकडोर सौंपते हैं। दूसरा मैं आपको बताता हूं कि देखिए वो जो दिल्ली की बात थी, दिल्ली में आम जो पार्टी के जो मुद्दे थे, दिल्ली के जो मुद्दे थे वो थे वहां की सड़क, वहां की नाली, वहां का ट्रांसपोर्टेशन, वहां का जो है भ्रष्टाचार, ये मुद्दे थे। देश का जो मुद्दा है, देश का सबसे पहला स्वाभिमान, कि देश के स्वाभिमान की क्या पोजीशन होगी। यदि देश के ऊपर स्वाभिमान की पोजीशन आएगी तो क्या आम आदमी से पूछे जाएंगे? यही मुद्दे तो राजस्थान में भी है। आज भी मुद्दे सड़क, पानी, बिजली पर लड़े जाते हैं। हम राष्ट्रीय राजनीति की बात नहीं करते, हम राजस्थान की बात करेंगे। हाँ बोलिए। 25 का जो टारगेट है, 25 का जो टारगेट है उसी की बात कर रहा हूं कि 25 के टारगेट के अंदर जो बेसिकली है वो वोट मांग रहे हैं मोदी जी के लिए कि देश का नेता कैसा होना चाहिए, देश का नेतृत्व किस हाथों में होना चाहिए, उसकी बात कर रहे हैं। और जो वादे हमने किए थे, जो भरतपुर की बात कर रहे हैं, वो उस वादे का अंश है। जो वादे हम करके आए हैं, जो माननीय वसुंधरा जी ने जो पर्यटन यात्रा में वादे किए थे, उनकी शुरुआत है ये। चलिए अर्चना जी, सीधे तौर पर एक बात निकल कर आती है कि जो वादे पूरे किए थे उन वादों को पूरा करने की कड़ी में ये लोग लगे हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। लेकिन सवाल भरतपुर पे भी बड़े उठने लगे हैं कि भरतपुर में जाकर 11 दिनों में ये क्या तीर मार लेंगे। सवाल इस बात का भी है। देखिए, भरतपुर के संदर्भ में तो हमने पहले भी स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में इस संभाग से कमोबेश कम परसेंटेज में वोट मिले और उसकी पूर्ति के लिए मिशन 25 जो इनका टारगेट है उसके मद्देनजर वहां जा रहे हैं, जिससे कि वहां जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए वोट्स को कैसे गैदर किया जाए, कैसे उन लोगों के प्रति ये सद्भावना दिखाई जाए कि हम आपके प्रति समर्पित हैं। लेकिन वास्तविकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के तुरंत बाद ही जो नीतियां अपनाई हैं वो जन विरोधी नीतियां हैं। इन्होंने पेंशन बंद की, मेट्रो के पर प्रश्न चिन्ह लगाया, रिफाइनरी पर प्रश्न चिन्ह लगाया, गरीब आदमी को मिलने वाले अनाज को रोका। उसके बाद जिन युवाओं की बात और जिसकी बात ये कहते हैं और दम भरते हैं कि उन युवाओं ने हमारा साथ दिया, उनके साथ विरोध किया, उनके विरोधाभासी काम किया, उनसे वादा खिलाफी की। टेट को समाप्त करने की बात कहने की जगह उसको घोषणा पत्र में भी कहा टेट समाप्त करेंगे, उसकी समीक्षा के नाम पर उसके साथ वादा खिलाफी कर दी। और वो लोग जब इनके कार्यालय के बाहर जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो पूर्ववर्ती शासन में तो पुलिस के माध्यम से बिठवाते थे, अब तो छूट दे दी अपने कार्यकर्ताओं की, आप ही जाइए और निपट लीजिए उनसे। ऐसी अवस्था में अगर ये कहना चाहते हैं कि हम लोकसभा चुनाव जीतने वाले हैं, हमारी पद्धति सही, अब इन्होंने कहा इंटरव्यू से कुछ नहीं होता। आपने देखा कि पूरे विधानसभा चुनाव में जयपुर राजधानी के कार्यालय को छोड़कर झालावाड़ के महल में लोगों को बुला के इंटरव्यू लिए गए थे। जी हाँ, इंटरव्यू भी स्वयं और महारानी जी ने इंटरव्यू जाएंगे ना, बिल्कुल। और वहां इन्होंने इंटरव्यू किए, तभी किस मुंह से कह रहे कि इंटरव्यू नहीं होते। और हमारे इंटरव्यू नहीं था, सिंपल संवाद की प्रक्रिया थी। हर कार्यकर्ता जिसने पार्टी के लिए काम किया है उसे एक मौका दिया गया था एक परफॉर्मा के माध्यम से कि आप बताइए आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, कैसे लड़ेंगे, क्या आपकी जीतने की काबिलियत है, ये सारी बातें पूछी गई थी। वो इंटरव्यू नहीं था, इंटरव्यू आम आदमी पार्टी ले रही है। तो एक एनजीओ की स्टाइल जो होती है उसके मद्देनजर काम करे, विचारधारा इनकी कोई है नहीं। देखिए इस बात में पंकज जी से सहमत होंगी, भले आप राजस्थान की चर्चा कर रहे हो, लेकिन यहां से जीतकर जाने वाले, भारत के लिए भूमिका निभाने वाले, राज्य से प्रतिनिधित्व करके केंद्र की सरकार बनाएंगे। यदि आप विचारधारा से विमुख होकर के बात करेंगे, आपका दूरगामी दृष्टिकोण नहीं होगा। आप तुरंत जो समाधान देने वाली बातें उनके लिए तो आप तत्पर है, उसमें कोई बात नहीं, आप पानी दे दीजिए, बिजली दे दीजिए या अन्य कोई समस्या, उसके समाधान के बारे में आपके पास विचार है। परंतु आप एक ऐसे कुनबे में परिवर्तित हो चुके जिसमें अपनी डफली अपना राग है। तो ऐसी अवस्था में
में विचारधाराहीन पार्टी, जिसे कि अभी हमने कहा एक नवोदित पार्टी है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है कि वो किस प्रकार से नेतृत्व देने में सक्षम है। मुल्कराज जी, सवाल आप पर बनता है कि कोई विचारधारा नहीं है जो अर्चना जी कह रही हैं कि बस अपनी ढपली ली और पीटने लगे कि विचारधारा का एग्जाम्पल हम दिल्ली में दे रहे हैं और अरविंद जी ने कल सबको बता दिया कि हम सत्ता के लिए यहाँ पे नहीं आए। अगर स्वराज हमारी जो मतलब पार्टी जो हमारी बनी है वो स्वराज के मुद्दों पे बनी है, भ्रष्टाचार के मुद्दों पे बनी है। अगर स्वराज हमें पास नहीं कराते तो हम मुख्यमंत्री से रिजाइन दे देंगे। ये अगर ऐसी नियत के साथ कोई राज करे तो इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर हिम्मत है तो ये ऐसी कुछ करिए। मतलब हम सत्ता के लिए तो आए नहीं, सत्ता के लिए तो हम आए नहीं, सत्ता को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने की कोशिश करने आए, सत्ता को कैसे चलाया जाए ये सिखाने आई आम आदमी पार्टी। पंकज जी, एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो बात अर्चना जी कह रही थी कि जो एजेंडे आप लेकर आए थे उन एजेंडों पर काम नहीं हो रहा है। भरतपुर में जाके आप वहां पर क्या कर रहे हैं? उन्हीं काम को आप जयपुर में भी रह के कर सकते थे ना। भरतपुर की दिक्कतों को आप जयपुर में भी रह के कर सकते थे। कलेक्टर वहां पर बैठता, आप फोन कहते कि साहब जाओ इस दिक्कत को हल करके आओ, वहां पर भी हो जाता। भरतपुर जाकर चीजों को क्या आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं? वही वक्त अगर यहां पर रहकर दूसरे मुद्दों पर लगाया जाता तो कुछ और हो सकता था, जो बात अर्चना जी कह रही। नहीं शहाब भाई, मैं एक चीज बताना चाहता हूं। देखिए, ये जो चीज थी कि इन्होंने बहुत योजनाएं लेके आए, योजनाएं अच्छी थी, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। और इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए, आज पूरे 66 साल के अंदर कलेक्टर तो वहां भी थे, पटवारी भी वहां भी थे, लेकिन एक मुद्दा जो हर एक पार्टी उठाती है, हर एक आम आदमी उठाता है कि किसान की और वहां का जो गरीब आदमी है उसकी पटवारी नहीं सुनता। जब पटवारी नहीं सुनता तो कलेक्टर तक कैसे पहुंचेगा? तो पटवारी को सुनाने के लिए पूरे 12 मंत्री जाएंगे। मैं बता रहा हूं, अभी आप मेरी बात सुनिए। आप जब मैं पटवारी तक नहीं सुनता कह रहा हूं, पटवारी तक, जब नीचे तक, मैं तो कह रहा हूं कौन सा है जो आदमी नहीं सुनता, तो अब जो उसकी समस्या है वो जयपुर आता है। जयपुर आने के बाद उसको मंत्री जी मिले या मंत्री जी से कोई टाइम तो लेके आया नहीं है, मंत्री जी मिले या नहीं मिले, बाई चांस मिल गए तो प्रशासनिक अधिकारी नहीं मिले, पूरी सरकार उनके यहां जाने तक। क्योंकि कई लोग जो है उन्होंने कहा कि बेसिकली कौन नहीं सुनता। भाई सीधी सी बात है, फिर आप प्लान करने में फेल हो रहे हैं। जनता दरबार आप लगा रहे हैं, अगर वहां पर आकर किसी भी व्यक्ति की बात नहीं सुनी जा रही है तो आप प्लानिंग करने में फेल हो रहे हैं। अरे नहीं, मैं कह रहा हूं ना आपको, मैं कह रहा हूं ना कि एक एक ढाणी तक गए, ढाणी तक गए, उसकी समस्याएं सुनी जा रही है। और समस्या सुनने के बाद मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं इस चीज का। देखिए, बहुत सारे 66 सालों के अंदर यदि आप बीकानेर गए हो तो बीकानेर में सूर सागर में यह हालत थी कि लोग वहां से निकलना पसंद नहीं करते थे। उसमें करीबन 1-1 किलोमीटर तक बदबू आती थी, लेकिन जैसे ही वहां हर एक आदमी बैठता था, बीकानेर कलेक्टर बैठते थे, बीकानेर में शासन भी आए, लेकिन जैसे ही पिछली बार वसुंधरा जी गई और जो वहां का जो नेशनल जो हमने वो मनाया, पर्व मनाया, तो वहां के बाद में बीकानेर के लोगों को पता चला कि बीकानेर की जो रोडें थी और बीकानेर का जो सूर सागर है, जहां लोग नाक बंद कर चलते थे वहां लोग नौकायान करने आ रहे हैं। और उसके बाद में अजमेर की पोजीशन देखी, तो जहां भी, और आज आप भरतपुर की पोजीशन में देखिए कि जहां सरकार जाएगी तो सरकार जब अपने आप जाएगी तो सरकार को पता रहेगा कि हर एक आदमी को पता रहेगा और वहां की वर्किंग में फर्क आएगा। तो आज हर एक छोटे से छोटे आदमी से लेकर के वहां की प्रत्येक आदमी की जो शिकायत है वो वही सुनी जा रही है, वही निवारण हो रहा है, वही पटवारी से लेकर के कलेक्टर तक, सेक्रेटरी तक, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक, एसीएस तक, सीएस तक, और मंत्री, और मंत्री के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सब लोग वहां पर हैं। तो अब कोई ऐसा नहीं कर सकता कि साहब ये काम इसलिए नहीं हो रहा कि यहां पर ये चीज नहीं है। अच्छा अर्चना जी, आप लोगों ने काम नहीं कराया इसलिए उन लोगों को जाना पड़ रहा है, आप लोगों का फैलाया हुआ कचरा ये लोग समेट रहे हैं। देखिए शबाब भाई, ये तो बीमारी बता रहे हैं, अब बीमारी तो यानी जनता ही है, क्योंकि हमारी योजनाएं जहर, और जिस जहर के कारण समाधान होता था, उनकी बीमारी दूर होती थी, वो जनता थी। अब उस जहर और जनता से ये निजात पाना चाहते हैं, ये झील की सफाई को अपनी उपलब्धि बताना चाहते हैं, तो रिफाइनरी, मेट्रो, घाट की घूनी टनल, आरओबीज, आरयूबीज और इतनी सारी योजनाएं जो आम जन के सशक्तिकरण को समर्पित है, वो गौण हो गई। देखिए, इनको गलतफहमी क्या हुई कि इन्हें एक अनएक्सपेक्टेड मैंडेट मिल गया, और वो मैंडेट जैसे ही मिला तो इन्होंने सोचा ये हमारी उपलब्धि, जबकि इन्हें एक मनोवैज्ञानिक रूप में समझना चाहिए कि जो परिवर्तन करता है वो मानव होता है, और मानव की जो चिंतन है वो परिवर्तनशील है, उसको आत्मसंतोष होता है परिवर्तन करके। तो इन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिनके पास अभी 20 सीट्स है, उन्होंने अपना काम करके दिखाया पूर्ववर्ती शासन में, और यदि इस तरह का घमंड लेकर के चलेंगे तो वो परिवर्तन इनके साथ भी हो सकता है। उस मैंडेट को विनम्रता से स्वीकार करने की जगह बार बार ये कहना कि इनकी योजनाएं खराब थी इसलिए जनता ने नकारा, ये इनकी गलत फहमी है। हमारा वोटिंग परसेंटेज आज भी उतना ही 34%, इनको जो बढ़ा हुआ परसेंटेज मिला उसके आधार पर इनकी जीत हुई, हमारा वोट परसेंटेज इंटैक्ट है। और उस दिन अग्निहोत्री जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे
ये मुगालते में कभी नहीं रहना चाहिए कि जो सीट्स होती है उसके आधार पर अपनी जीत को मान लिया जाए। यही वोट परसेंटेज 2-3 फ्लक्चुएट हुआ और हम लोकसभा में इनसे आगे निकल जाएंगे। तो ये जो दंभ होता है या दर्प होता है, इसकी राजनीति अंतोगत्वा उसके लिए हानिकारक होती है जो घमंड करता है। और घमंड इनको तुरंत मैंडेट मिलने के बाद हो गया। आम आदमी पार्टी का हश्र क्यों हुआ इस तरह का? क्योंकि जिस आम आदमी पार्टी को आम लोगों ने अपना समझ के मैंडेट दिया वो अनुभवहीनता यानी बेलगाम जुबान थी अनुभवहीन चेहरे में, और इसकी परिणति क्या हुई कि जनता उनसे विमुख होने लगी। आज भले ये बड़ी बड़ी बातें करे, लेकिन एक जो ऑरा बना था वो ऑरा धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि जिन लोगों को इन्होंने इंक्लूड किया वो कश्मीर के ऊपर कोई और बात कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी पे कुछ और कहते हैं, उसका खंडन फिर किया जाता है। अभी आप देखिए कि इनके एक मंत्री है महिला का शोषण करने में संलिप्त पाए गए, एक स्पैमर इनके मंत्री हैं, और दूसरे बहुत से मुद्दे हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकलन हुआ। जिस सोशल मीडिया ने इनकी उपलब्धि बताई थी वही सोशल मीडिया इनको आज क्रिटिसाइज कर रहा है। तो जब विचारधारा के बिना आप नेतृत्व की बात सोचते हैं तो अंतर्गतवा उसका हश्र यही होता है। भारतीय जनता पार्टी घमंड में, आम आदमी पार्टी भी घमंड में। तो घमंड की राजनीति इस पर कमेंट चाहेंगे आपका कि कहीं ना कहीं चीजें जिस एरा के साथ आप चले थे वो बिखर रहा है। कांग्रेस के पास आज के डेट में कोई मुद्दा नहीं है, उनके सामने बस एक ही टारगेट है, आम आदमी पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए। क्योंकि ना तो उन्हें देश से मतलब है, 60-65 सालों से राज करते आ रहे हैं, अब उनकी सत्ता दिखती जा रही है, छिनती दिख रही है उन्हें। तो अब उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, ना तो डेवलपमेंट का मुद्दा है, ना तो लोगों को कैसे सुव्यवस्थित तरीके से अंतर विरोध है ना। बिन्नी जी अलग हो गए, कहीं ना कहीं आपकी नीतियां बेहतर नहीं, हमारे समझ में नहीं आई। अंदर कोई अंतर विरोध नहीं है, कोई बीजेपी में शामिल होना चाहता है, इस वजह से थोड़ी बहुत बीजेपी लालच दे रही है, मतलब बीजेपी फूट करवा रही है। हाँ, तो पंकज जी बीजेपी फूट करवा रही है दिल्ली में। मैडम अभी अर्चना मैडम ने ये बोला कि पानी और बिजली, क्या अभी देखिए पानी खुद पी रही है, मतलब विदाउट पानी के बगैर क्या है कि इंसान जी सकता है। मेट्रो में चलने वाले कितने लोग हैं, ये ओवरब्रिज बना के आप उसको यूज करने वाले कितने जन है। पानी और बिजली के ये मौलिक अधिकार है, आप मौलिक अधिकार को नेगलेक्ट कर रहे हो और बोल रहे हो कि इनके पास कोई डेवलपमेंट का आधार नहीं है। आपके डर से अर्चना जी पानी नहीं पी रही है, आपके डर से अर्चना जी पानी नहीं पी रही है, बात साफ है। अर्चना जी फाइनल कमेंट के तौर पर आपसे जानना चाहूंगा कि सीधे तौर पर ये सारी चीजें जो दिख रही हैं, बीजेपी भरतपुर जाकर वहां से सरकार चला रही है, या फिर ये जो कांग्रेस इंटरव्यू कर चुकी और अब आम आदमी पार्टी जो इंटरव्यू कर रही है, क्या चीजें दिखती है? जनता कितना इस पर भरोसा जता पाती है? देखिए, जनता का मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि जनता को स्पष्ट जो नीति है वो चाहिए। अगर आप एक विजन लेकर के आते हैं, जनता उसको स्वीकार करती है, तो आपको मैंडेट मिलता है, जो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में मिला और राजस्थान में इन्होंने भी जो झूठे वादे किए उसको जनता ने सच समझा। लेकिन वास्तविकता ये कि जनता को जब ये लगेगा या उनको अखरने लगेगा कि हमसे गलती हुई, तो उस गलती को वो परिणित करती है मैंडेट के माध्यम से। तो ऐसी अवस्था में हम ये नहीं कहते जिसको मिला उसको साधुवाद है, परंतु वो ये कहेगी कांग्रेस पानी पी रही है। अरे कांग्रेस तो पानी पिला भी रही थी, बिजली भी दे रही थी। आपने सिर्फ अभी आपने एक मिनट शांति से सुनो, कुछ मिनट पहले स्टेटमेंट किया कि पानी और बिजली इसके ऊपर सब्सिडी होती है, आपने सब्सिडी तो अपने उस चुनावी वादे के लिए उस सब्सिडी को बढ़ाया, और आपको जब उन लोगों ने अल्टीमेटम दिया। ठीक है पंकज जी, फाइनल कमेंट आपका भी बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा। देखिए, मैं तो खाली इतना कहना चाहूंगा, अर्चना जी ने जो कहा कि दंभ और घमंड की दंभ और घमंड की नहीं है। देखिए, ये जो है, क्योंकि वसुंधरा जी ने विनम्रतापूर्वक जो है इसको स्वीकार किया कि आपने जो हमें दिया है उसकी वो करेंगे। और दूसरा जो है, मैं अर्चना जी को बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि ये जो है परिवर्तन है, परिवर्तन नहीं है। देखिए, परिवर्तन होता तो तीसरी बार सरकार जो है वहां पर बन रही है, छत्तीसगढ़ में तीसरी बार एमपी में बन रही है, और अब जो है ये टारगेट 25 तक सीमित नहीं है, टारगेट 25 है, और उसके बाद हैट्रिक टारगेट है कि हम जो है जनता के जाकर के जनता की समस्याएं जो है सुने और उसकी जो है जितनी कोशिश कर सके पूरी कर सके। और भारतीय जनता पार्टी अब वक्त की कमी, मुल्कराज जी 2 लाइन में अपनी बात कहिए। मैडम, ये कांग्रेस और बीजेपी आज जो बोल रही है कि कुछ नहीं कर सकती आम आदमी पार्टी, हमने 1 महीने में दिल्ली में अपना रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया, और 2014 में जो हमने 8वां अजूबा करके दिखाया दिल्ली में, और पूरे देश में करके दिखाएंगे। चलिए, शुक्रिया, आप तीनों लोग हमारे साथ जुड़े। लेकिन इन सब के बीच में जनता के हित के लिए ही फैसले लिए जाने चाहिए। इंटरव्यू हो, चाहे प्रीपोल हो, या फिर आप कहीं से सरकार चलाइए, जनता के हित का कहीं से अहित नहीं होना चाहिए। दिक्कतें आज भी बेसिक हैं, पानी मूलभूत सुविधा जो है उसके लिए आदमी परेशान है, सड़क बिजली पानी ये मुद्दे हैं, इन पर ही जनता आज भी वोट करती है। इन सारी चीजों को नेताओं को समझना होगा। फिलहाल आप सब हमारे साथ जुड़े, वक्त दिया, धन्यवाद। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।